हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग करने वाले हैं यूटेट पेपर फर्स्ट, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं सेकंड लैंग्वेज हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग सीडीपी सेक्शन कर चुके हैं, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। पुरुष का अर्थ होगा, पुरुष का अर्थ क्या होगा? इनमें से हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, कोमल, दयालु, कठोर या विनम्र। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जन्मांत में कौन सा समास है? हमारे पास चार ऑप्शंस है, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका आंसर होगा अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है उसे क्या कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, शास्त्र, कला, व्याकरण या कौशल। तो हमें पता है कि हमें किसी भी भाषा का अगर सही तरीके से उसको कैसे लिखा जा सकता है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हमें व्याकरण से यानी ग्रामर से पता चलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि किस भाषा का आधार है? लिपि जो है किस भाषा का आधार होती है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा या मनोभाषा। तो हमें पता है कि लिखित भाषा के लिए लिपि की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए, लिखित भाषा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने प्रदान की थी? यानी आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? चार ऑप्शन है हमारे पास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, सुमन राजे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर या भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। ये तो बहुत फेमस पर्सन है, आप इनको जानते ही होंगे, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा कैसी भाषा है? वियोगात्मक, संयोगात्मक, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? चार ऑप्शंस हैं, रामायण, शिक्षक, लोहा या गाय। तो व्यक्तिवाचक का तो इसमें एग्जाम्पल है रामायण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, तुम जाते हो, वह गया था, उसने खाया है, शायद तुमने देखा होगा। तो पूर्ण वर्तमान काल यानी पूरी तरीके से जो प्रेजेंट में है यहाँ पे सेंटेंस, वो है ऑप्शन नंबर सी, उसने खाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जारज का विलोम है, जारज का विलोम क्या होगा इनमें से? अचिकित्सीय, औरस, अवरुद्ध या चैतन्य। तो इसका जो आंसर है वो है औरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसे मोक्ष की कामना हो के लिए उचित शब्द क्या होगा? ठीक है, मुमुक्षु, मुमूर्षा, मुमूर्षु या फिर रिक्त। तो इसका जो आंसर है वो है मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णिक छंद का उदाहरण है, हमें बताना है वर्णिक छंद का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सवैया, दोहा, सोरठा या बैरवे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्था अलंकार है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, यमक, व्यक्तिरेक, वृकोक्ति या शलेश। तो हमें इसमें बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिरेक। पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली, मगेही, बुंदेली या भोजपुरी। तो इसका आंसर है ए, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। अघोष वर्ण नहीं है, ठीक है, तो इसमें हमें बताना है श, श, प, फ, य, र या ट, ठ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, य और र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण या प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक गद्यांश के ऊपर बेस्ड है,
ठीक है, गद्यांश होगा उसको पढ़कर हमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। देखिए वैसे तो जो हिंदी सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जिनको थोड़ी सी कम नॉलेज है हिंदी के बारे में, पर ये जो गद्यांश वाला सेक्शन होता है इसमें हमें फ़ायदा मिलता है कि कम से कम हम इसमें पढ़ के सवालों का उत्तर दे सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है नॉन हिंदी वालों के लिए, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एटलीस्ट हिंदी में कुछ स्कोर आपका आ सकता है गद्यांश की वजह से। चलिए, अब गद्यांश तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा गद्यांश है, ठीक है, पर इसके बेसिस पर जो सवाल दिए हुए हैं वो हम देखेंगे कि क्या क्या सवाल इसमें दिए हुए हैं। ये जो गद्यांश है ये पुस्तकालय के बारे में, इसमें कहा गया है कि पुस्तकालय भारत में नया नहीं है, पुस्तकालय भारत का गौरव है और इससे जो हमारा साहित्य है उसकी रक्षा होती है। इस तरीके की कुछ चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो यहाँ पर उसके बेसिस पर हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, उन सवालों पे चलते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि गद्यांश जो है पुस्तकालय के बारे में है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, उनमें से हम चूज़ करते हैं पुस्तकालय और भारत, साहित्य उन्नति के साधन, सभ्यता के इतिहास का गवाह या पुस्तकालय। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है, और इसका जो आंसर भी है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय और भारत, क्योंकि ये जो शीर्षक है यही इस पैराग्राफ को, इस गद्यांश को सूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, पुस्तकालयों के द्वारा भारत को क्या गौरव प्राप्त था। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ये संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते थे, ये मुगल सम्राटों की प्रसिद्धि के कारण रूप थे, इनके कारण चीन, फ्रांस आदि देशों से विद्यानुरागी भारत आया करते थे, इन्हीं के कारण भारत दुनिया में प्रसिद्ध था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो इसका आंसर होगा सी, कि इसी के कारण चीन, फ्रांस आदि देशों के जो विद्यानुरागी थे, यानी कि जो प्यार करते थे पुस्तकों को, जो अनुरागी थे विद्या के, वो आते थे भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने समय में पुस्तकालय में अधिक व्यय क्यों होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। निजीकरण के कारण, मुद्रण की व्यवस्था ना होने के कारण, सरकारी संरक्षण के कारण या विदेशी यात्रियों के कारण। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुद्रण की व्यवस्था ना होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, पुस्तकालय, सभ्यता, विद्यालय या नृपालय। तो इसका आंसर है पुस्तकालय, क्योंकि साहित्य जो है पुस्तकालय में सुरक्षित रहता है, ठीक है, और लोगों तक पहुंचता भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय का प्रारंभ कब से हुआ। मुद्रण कला के आविष्कार के साथ, विद्यालय की स्थापना के साथ, नृपालय की संस्थापना के साथ या फिर लिपि के आविष्कार के साथ। तो हुआ ये लिपि के आविष्कार के साथ, क्योंकि अगर लिपि नहीं होगी तो पुस्तकें कैसे लिखी जाएंगी। जब लिपि बनी उसके बाद पुस्तकें बनी, उसके बाद पुस्तकालय बना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी एक गद्यांश है, उस गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ये जो गद्यांश है ये सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में है। इसमें कहा गया है कि जो संस्कृति होती है वो एक राष्ट्र की धरोहर होती है, और इसमें और भी कई बातें कही गई हैं संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है, ठीक है, यानी इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, सभ्यता, संस्कृत, सभ्यता और संस्कृति, राष्ट्र। तो जो इसका उपयुक्त शीर्षक है वो है सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धरोहर का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन है, पूंजी, आनंद, विरासत या साधना। तो इसका आंसर है पूंजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की सभ्यता का मूल्यांकन हम किस आधार पर करते हैं। धरोहर के आधार पर, संस्कृति, मानव जीवन या जीवन प्रणाली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सभ्यता व संस्कृति में क्या अंतर होता है। 4 ऑप्शन हैं, सभ्यता संस्कृति के अंतर में बहने वाली विचारधारा है, संस्कृति तथा सभ्यता में कोई अंतर नहीं है, सभ्यता साधन है, संस्कृति जीवन प्रणाली है, सभ्यता का संबंध जीवन के बाह्य पक्ष से है जबकि संस्कृति का आंतरिक पक्ष से है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है कि सभ्यता का संबंध जीवन के बाह्य पक्ष से है जबकि संस्कृति एक आंतरिक पक्ष है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आज चलते हैं 87 क्वेश्चन पे। संस्कृति भूगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, धार्मिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है या आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो इसका उत्तर है भूगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगतियों का लेखा जोखा रखना कहलाता है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, उत्तर पुस्तिका या फिर पोर्टफोलियो। तो इसका जो उत्तर है वो है पोर्टफोलियो, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? चार ऑप्शंस है, पढ़ना, बोलना, लिखना या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हमें पता ही है कि भाषा का प्राथमिक रूप, सबसे पहला रूप बोलना ही है। तो ऑप्शन नंबर बी बोलना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावाभिव्यक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन है, ठीक है, लचीली भाषा, मुहावरेदार भाषा, विदेशी भाषा या मातृभाषा। देखिए, अगर हमें अपने भाव को व्यक्त करना है, हमारी फीलिंग क्या है ये चीज़ अगर बतानी है, तो उसका सबसे अच्छा साधन होता है हमारा जो मदर लैंग्वेज होती है वो, यानी जो हमारी मातृभाषा होती है वो उच्चतम साधन होती है। जो हमारी मातृभाषा होती है, जैसे कि अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम उसमें अपने आप को सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारे भाव हैं वो हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मातृभाषा। तो इस तरीके से हिंदी सेक्शन में हमने आज कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो भी सेक्शंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।